अभी हम लोगों ने पढ़ा था मैक्रो बायोमोलिक्यूल एंड माइक्रो बायोमोलिक्यूल, ठीक है ना। अब हम जानेंगे जो हमारे बायोमोलिक्यूल्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पर जो बायोमोलिक्यूल्स है वो हमारे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दो तरीके के होते हैं। तो इसमें से हम सबसे पहले पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स इन लिविंग बीइंग। तो देखें कौन कौन से हमारे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं जो लिविंग बीइंग में पाए जाते हैं। अब उन इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं वो सभी के सभी एलिमेंट अर्थ में भी पाए जाते हैं। तो हम यहाँ कंपेयर करेंगे कि जो एलिमेंट्स अर्थ में हैं और वही एलिमेंट हमारी बॉडी में भी हैं, क्या बराबर रेशियो में है या डिफरेंट रेशियो में है, या उनका वेरिएस जो रेशियो होता है वो कैसे वेरी करता है। तो देखेंगे हम उसके बारे में। यहाँ पर टेबल दिया गया है, चलिए आज बात करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए सामने लिखा हुआ है एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द नॉन लिविंग एंड लिविंग मैटर। तो यहाँ पर मैंने टेबल बना के रखा हुआ है। इसमें देखेंगे एलिमेंट्स में हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन, सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन। यहाँ पर देखिएगा कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका परसेंटेज वेट अर्थ क्रस्ट में ज्यादा है और लिविंग मैटर में कम है, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका परसेंटेज वेट अर्थ में कम है लेकिन ह्यूमन बॉडी में ज्यादा पाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर हाइड्रोजन का जो अमाउंट अर्थ पर है वो 0.14% है, जबकि ह्यूमन बॉडी में 0.5% होता है। इस तरीके से देखेंगे हाइड्रोजन 0.14 इन अर्थ क्रस्ट एंड ह्यूमन बॉडी में 0.5 होता है। कार्बन 0.03% एंड ह्यूमन बॉडी में 18.5% होता है। इसी तरीके से ऑक्सीजन 46.6%। अब यहां देखिए ऑक्सीजन अर्थ क्रस्ट में कम है, जबकि ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन का अमाउंट कितना होता है 65% होता है। यहां पे नाइट्रोजन अर्थ में बहुत कम बताया गया, वेरी लिटिल बताया गया, लेकिन फिर भी ह्यूमन बॉडी में इसका अमाउंट 3.3 होता है। सल्फर 0.03 है और ह्यूमन बॉडी में ये 10 टाइम्स हो जाता है, 0.3% हो जाता है। सोडियम 2.8 है और ह्यूमन बॉडी में 0.2 होता है। कैल्शियम 3.6 है और ह्यूमन बॉडी में 1.5% होता है। मैग्नीशियम 2.1 अर्थ क्रस्ट में है और ह्यूमन बॉडी में 0.1 होता है। यहां देखेंगे हम सिलिकॉन के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सिलिकॉन हमारा अर्थ क्रस्ट में 27.7% पाया जाता है और ह्यूमन बॉडी में नेग्लिजिबल अर्थात इसे कह सकते हैं एब्सेंट होता है। किसी भी लिविंग मैटर में सिलिकॉन एब्सेंट होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इस टेबल से क्लियर होता है। तो यहां पर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, जिससे बोला जाएगा ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो ह्यूमन बॉडी में नहीं पाया जाता है। यहां पे देख सकते हैं नेग्लिजिबल लिखा हुआ है, इसलिए हमारा सिलिकॉन ह्यूमन बॉडी या लिविंग बॉडी में नहीं पाया जाता है। अब क्वेश्चन आता है ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो अर्थ क्रस्ट और ह्यूमन बॉडी में बराबर पाया जाता। तो आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो अर्थ क्रस्ट और ह्यूमन बॉडी में बराबर पाया जाता। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट हमारे पास नहीं है जिसका रेशियो अर्थ क्रस्ट और ह्यूमन बॉडी में एक जैसा हो, ठीक है ना। अब हम ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऐसे कौन से दो एलिमेंट हैं जिनका प्रोपोर्शन अर्थ क्रस्ट में इक्वल या अप्रोक्सीमेट इक्वल पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहां पर कार्बन है हमारा और दूसरा यहां पर सल्फर है। अर्थ क्रस्ट में कार्बन और सल्फर दोनों का परसेंटेज वेट अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है, 0.03 0.03। ये भी हमारा क्वेश्चन बनता है। उसके बाद देखेंगे हम ऑक्सीजन का रेशियो कि सबसे अधिक अर्थ क्रस्ट पर और सबसे अधिक ह्यूमन बॉडी में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है। तो आप इसमें देख सकते हैं अर्थ क्रस्ट में सबसे अधिक पाया जाने वाला एलिमेंट जो है वो है हमारा ऑक्सीजन, और ह्यूमन बॉडी में भी पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन ही है। ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो एलिमेंट है वो ऑक्सीजन है, जिसका परसेंटेज बाय वेट 65 है और अर्थ क्रस्ट में 46.6 होता है। ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट है जो अर्थ क्रस्ट में तो बहुत कम होता है, लेकिन ह्यूमन बॉडी में अर्थ क्रस्ट कंपेयर में बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद देखेंगे सेकेंड नंबर पर अर्थ क्रस्ट में कौन सा एलिमेंट आता है। यहां पे देखिए फर्स्ट में है 46.6 यानी ऑक्सीजन होता है, और सेकेंड नंबर पे हमारा 46 के बाद सीधा नंबर आता है सिलिकॉन का 27। सेकेंड नंबर पे सिलिकॉन आता है, जबकि ह्यूमन बॉडी में सिलिकॉन कैसा है, नेग्लिजिबल नहीं पाया जाता है। तो यहां पर देखेंगे हम पहले नंबर पे हमारा
अर्थ में ऑक्सीजन होता है, सेकेंड नंबर पे क्या होता है, सिलिकॉन होता है, और थर्ड नंबर पे क्या है हमारा, यहां पे देख सकते हैं आप, कैल्शियम पाया जाता है 3.6%। तो आप ये तीन एलिमेंट याद रखिएगा, सबसे पहले ऑक्सीजन होगा, सेकेंड नंबर पे जो परसेंटेज बाय वेट है वो हमारा सिलिकॉन होगा, और थर्ड नंबर पे जो होगा वो कैल्शियम होगा इन द अर्थ क्रस्ट। अब देखेंगे हम ह्यूमन बॉडी में फर्स्ट पे कौन है, सेकेंड पे कौन, इनका सीक्वेंस कैसे आता है। तो आइए बात करते हैं ह्यूमन बॉडी में सबसे पहले नंबर पे आता है ऑक्सीजन, सेकेंड ऑक्सीजन आता है, यहां देखा था आप लोगों ने अर्थ में सेकेंड नंबर पे सिलिकॉन था, जबकि ह्यूमन बॉडी में या यहां पर ह्यूमन बॉडी दिया गया है, तो ह्यूमन बॉडी में हमारा सेकेंड नंबर पे कार्बन आता है, यानी फर्स्ट नंबर पे ऑक्सीजन है, सेकेंड नंबर पे कार्बन है, और थर्ड नंबर पे नाइट्रोजन होता है, और फोर्थ नंबर पे आप देख सकते हैं यहां पर क्या होता है हमारा, कैल्शियम होता है, फोर्थ नंबर पे कैल्शियम होता है। कैल्शियम के बाद हमारा क्या आता है, हाइड्रोजन आता है। तो इस सीक्वेंस में हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स लिविंग बींग्स में पाए जाते हैं। ये रेशियो था हमारा अर्थ क्रस्ट का, और ये रेशियो हमारा ह्यूमन बॉडी का। अब देखेंगे हमारे कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं जो लिविंग मैटर में अवेलेबल हैं, तो आपके सामने लिखे हुए हैं, देख सकते हैं, सोडियम के बारे में, पोटेशियम के बारे में, कैल्शियम के बारे में, मैग्नीशियम के बारे में, वाटर और कुछ कंपाउंड्स हैं जैसे सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, फॉस्फेट आयंस, सल्फेट आयन। जो सोडियम हमारा है ये आयंस के फॉर्म में होगा Na+, पोटेशियम भी हमारा आयंस के फॉर्म में K+, कैल्शियम भी हमारा आयंस के फॉर्म में Ca+++, और मैग्नीशियम Mg++, और वाटर H2O के फॉर्म में पाया जाता है। तो इस तरीके से ये हमारे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स इन लिविंग मैटर हो गया। अब यहां पर देखेंगे हम, तो इस तरीके से ये हमारे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट थे जो कि लिविंग मैटर में पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे इनऑर्गेनिक के बाद ऑर्गेनिक कंपोनेंट, ऐसे कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो हमारे लिविंग मैटर में पाए जाते हैं। चलिए बात करते हैं, देखते हैं। आइए बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स इन लिविंग मैटर। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स इन लिविंग मैटर, इसकी स्टडी करेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट में सबसे पहले हमारा कार्बोहाइड्रेट्स आता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ये हमारे मेन चार कंपाउंड्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, और न्यूक्लिक एसिड्स, ये चार प्रकार के ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जो कि हमारे लिविंग मैटर में होते हैं। अब हम यहां पर देखेंगे कि हमारे लिविंग मैटर में सभी प्रकार के कंपाउंड्स किस रेशियो में पाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म। कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म दो तरीके के हैं, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में हमारे साल्ट्स हैं, साल्ट्स एज आयंस एंड वाटर। ऑर्गेनिक में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। इनका रेशियो क्या होता है, इनका परसेंटेज क्या होता है प्रोटोप्लाज्म में, ये किस रेशियो में पाए जाते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। चलिए बात करते हैं। कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म।
प्रोटोप्लाज्म। अब हम जानेंगे यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म के बारे में। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर पहला कंपोनेंट H2O वाटर, H2O वाटर, ठीक है। सेकेंड नंबर पे आता है हमारा प्रोटीन, थर्ड नंबर पे आता है हमारा न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट नंबर आता है हमारा लिपिड्स, और लास्ट आता है आयंस। तो आइए यहां पर इसका परसेंटेज देखते हैं कौन सा कितना पाया जाता है। आपने एक हनी सिंह का गाना सुना होगा, एक गाना आया हुआ था उनका बहुत पुराना, पानी पानी करके, आपने सुना होगा। तो उस गाने में अगर रिपीटिशन देखा जाए, जो पानी वर्ड का है वो 70 to 90% पूरे गाने में पानी वर्ड को ही रिपीट किया उन्होंने। इसलिए यहां पर देख सकते हैं, उसी से हमने लिया यहां पर जो हमारा वाटर होता है वो अप्रोक्सीमेट 70 to 80% होता है, ठीक है ना। तो अब यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं, याद हो जाएगा सभी को। तो देखेंगे हम लोग H2O कितना होता है हमारा 80 नहीं 90%, 70 to 90% हमारा प्रोटोप्लाज्म में कितना क्या होता है, वाटर होता है। इसके बारे में जानेंगे। सेकेंड नंबर आता है प्रोटीन। देखिए जैसे यहां पर लिखा हुआ वर्ड में ही प्रोटीन, अगर हम टीन को टीन ना पढ़ करके टेन पढ़ लें तो चल जाएगा, हमें याद हो जाएगा। प्रोटीन की बजाय हम पढ़ लें प्रोटेन, तो यहां पर क्या हो गया हमारा 10%, जैसे उसने बोल दिया है 10, तो ये क्या हो गया हमारा प्रोटीन, यानी प्रोटीन को 10 पढ़ लिया हमने तो क्या हो गया हमारा 10% प्रोटीन हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड कितना होगा। तो आइए बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की। तो यहां पर हम अल्फाबेट काउंट करते हैं। एसिड में अगर अल्फाबेट काउंट करिए कितना होगा 1 2 3 4 5, यानी एसिड में कितना है 5 है, बाद में है। न्यूक्लिक में देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी न्यूक्लिक में कितने हैं 7 लेटर्स हैं। तो आइए यहां देखिए पहले 7 5 है, लेकिन जो हम रेशियो लिखेंगे वो कितना होगा 5 to 7%, यानी यह समझ में आया कि नहीं। एसिड में कितने 5 लेटर तो 5% हो गया, न्यूक्लिक में कितना है 7 लेटर तो कितना हो गया 7%, यानी इसका जो रेशियो होता है वो 5 to 7% है, याद हो जाएगा। आइए बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। जैसे यहां लिखा हुआ कार्बोहाइड्रेट, इसका मतलब है तो देखिए यहां पर CAR, कार्बोहाइड्रेट। यहां पर देखिए 1 2 3, 3 नंबर कार में 3 लेटर आते हैं, तो ये कितना हो गया 3% हो गया, यानी कार्बोहाइड्रेट कार कितना हो गया 3% हो गया। अब बात आई लिपिड्स की। जानते हैं लिपिड्स, लिपिड्स में पहला वर्ड क्या है लिप, और लिप्स हमारे कितने होते हैं 1 and 2, यानी ये कितना हो गया हमारा 2%, ठीक है ना। लिपिड्स कितना हो गया हमारा 2%। अगली बात आती है आयंस की। जरा देखिए यहां पर ये कितना लिखा हुआ है आई, आई मतलब फर्स्ट, तो ये कितना हो गया 1%। इस तरीके से सभी प्रोटोप्लाज्म के कंपोनेंट का कंपोजिशन हमें आसानी से याद हो जाएगा, रटने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम H2O को देखते हैं। 70 to 90% हमारे प्रोटोप्लाज्म में पानी पाया जाता है। उसके बाद प्रोटीन 10%, और इसे कह सकते हैं 10 to 15% भी कह सकते हैं, बट नॉर्मली 10%, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड 5 to 7% होता है, कार्बोहाइड्रेट 3% होता है, लिपिड्स 2% होता है, और आयंस 1% हमारे प्रोटोप्लाज्म में नॉर्मली पाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये था हमारा कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जो सभी को याद हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। प्रोटोप्लाज्म के कंपोजिशन के बाद सेकंड पार्ट आता हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो आइए बात करते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। देखिए सबसे पहले बात आता है मेटाबोलाइट्स। ये मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, मेटाबोलाइट, ये मेटाबोलाइट क्या होते हैं इनके बारे में जानेंगे। ऐसे कंपाउंड्स जो मेटाबॉलिज्म के लिए रिक्वायर्ड होते हैं या मेटाबॉलिज्म में बनते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिविंग बीइंग्स के लिए इंपॉर्टेंट, ऐसे कंपाउंड्स को हम मेटाबोलाइट्स कहते हैं। तो कह सकते हैं दोज कंपाउंड्स which are required for the completion of metabolic processes,
processes called metabolites, called metabolites। यानी ऐसे कंपाउंड जो मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम मेटाबोलाइट्स कहा जाता है। अब ये जो मेटाबोलाइट्स होते हैं वो हमारे दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से, देखिए मेटाबोलाइट्स दो तरीके के होते हैं। एक तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो आइए बात करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में प्राइमरी किसे कहते हैं और सेकेंडरी किसे कहते हैं। चलिए बात करते हैं हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की, देखिए ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो किसी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। कह सकते हैं दीज मेटाबोलाइट्स, these metabolites directly participates in the metabolic processes, in the metabolic processes like respiration, photosynthesis, protein synthesis, एक्सेट्रा। ठीक है ना। ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे मेटाबोलाइट्स जो किसी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहा जाता है। वो मेटाबॉलिक प्रोसेस हमारी कोई भी हो सकती है, रेस्पिरेशन हो सकता है, फोटोसिंथेसिस हो सकती है, प्रोटीन सिंथेसिस हो सकती है, लिपिड सिंथेसिस हो सकती है, कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हो सकती है। मेटाबॉलिक प्रोसेस के बारे में जानते ही हैं, दो प्रकार की होती हैं, कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक। चाहे वो प्रोसेस डिस्ट्रक्शन की हो या फिर वो कंस्ट्रक्शन की हो, बट अगर कोई कंपाउंड डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं जैसे ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारा प्राइमरी मेटाबोलाइट है, डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द रेस्पिरेशन एज रेस्पिरेटरी फूड, एज रेस्पिरेटरी फूड, एज रेस्पिरेटरी फूड। ठीक है ना। ग्लूकोज जो होता है वो रेस्पिरेटरी फूड की तरह डायरेक्टली रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करता है। जैसे क्लोरोफिल की बात करेंगे, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल एक पिगमेंट है हमारा जो कि डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है किसमें, फोटोसिंथेसिस में, एज इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर, इसकी तरह एज इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है ना। ये क्लोरोफिल जो होता है हमारा फोटोसिंथेसिस में इलेक्ट्रॉन डोनर या आफ्टर एक्सेप्टिंग सनलाइट, इलेक्ट्रॉन डोनर आफ्टर गेनिंग सनलाइट डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है। हीम सेकेंड आता है, हीम पिगमेंट, हीम डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है हीमोग्लोबिन सिंथेसिस में, सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन, सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। इस तरीके से जो कंपाउंड्स हमारे डायरेक्टली मेटाबॉलिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। आइए बात करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की। प्राइमरी के बाद सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, आज हम उनके बारे में जानेंगे। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अभी हम लोगों ने प्राइमरी मेटाबोलाइट जाना था, अब देखेंगे हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट। प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, सेकेंडरी में क्या आते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जो किसी भी मेटाबॉलिज्म में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते, इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो कह सकते हैं these metabolites indirectly participates in metabolism, in metabolic processes और मेटाबॉलिज्म। कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, एग्जाम्पल के लिए देखेंगे हम
पिगमेंट्स हो सकते हैं, पिगमेंट्स में जैसे एंथोसाइनिन, एल्केलॉइड्स हो सकते हैं, एल्केलॉइड्स जैसे कोडीन, मॉर्फिन, ड्रग्स हो सकते हैं, ड्रग्स जैसे एब्रिन एंड रेसिन। पिगमेंट में कैरोटीनॉइड्स भी होता है, ठीक है ना। पिगमेंट्स हो सकते हैं, एल्केलॉइड्स हो सकते हैं, ड्रग्स हो सकते हैं। इस तरीके से ये सभी कंपाउंड्स हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहलाते हैं। तो ये थे हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब हम जानेंगे जो हमारे ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स हैं उनमें कौन कौन से लिंकेज पाए जाते हैं, देखेंगे हम। अगला टॉपिक आता है हमारा लिंकेज इन ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स। तो आइए बात करते हैं हम यहां पर लिंकेज की बात करेंगे, कौन कौन से लिंकेज पाए जाएंगे यहां पर। तो देखिए सबसे पहला आता है कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड आता है प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, नेक्स्ट आता है न्यूक्लिक एसिड एंड नेक्स्ट आता है फोर्थ नंबर हमारा आता है लिपिड्स। इन सभी में हम देखेंगे कौन कौन सा लिंकेज पाया जाएगा। कार्बोहाइड्रेट में दो यूनिट्स की सिंपल यूनिट्स के बीच जो लिंकेज होता है वो होता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। प्रोटीन में जो लिंकेज होता है वो होता है एमाइड लिंकेज। क्या होता है? एमाइड लिंकेज। नेक्स्ट जो न्यूक्लिक एसिड होता है इसमें कौन सा होता है? इसमें होता है फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। ठीक है। नेक्स्ट लिपिड में आता है हमारा एस्टर लिंकेज। तो यहां पर देखेंगे हम लोग जो हमारे ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स हैं उनमें सभी में अलग अलग तरीके का लिंकेज पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन में एमाइड लिंकेज होता है। न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड में फास्फोडाइएस्टर लिंकेज होता है। और लिपिड की बात करेंगे, लिपिड में हमारा एस्टर लिंकेज होता है। अब हम बात करेंगे ये लिंकेज तो हमें पता चल गया, क्या इनका केमिकल स्ट्रक्चर भी हम देख सकते हैं। आइए तो बात करते हैं हम इनके जो हमारे लिंकेज हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, प्रोटीन में, लिपिड्स में, न्यूक्लिक एसिड में, ये कैसे बनते हैं, किन कंपाउंड्स के बीच बनते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे।